Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने शुरुआत करा था ह्यूमन फिजियोलॉजी को। तो इसमें हमने एक टॉपिक को देखा अभी तक, डाइजेस्टिव सिस्टम को। आज मैं ख़त्म करूँगा दो टॉपिक को, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम्स को। तो अगर आपने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिए, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में। जो प्लेलिस्ट है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी के वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियोस बिल्कुल एनडीए और सीडीएस के सिलेबस के ऊपर आधारित है। और जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं मैं उनको भी ज़रूर इंक्लूड करता हूँ, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ से वेटेज ज़्यादा होती है क्वेश्चंस की। चलिए आज हम बातें करेंगे किसके बारे में, तो आज हम बातें करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इन सभी बातों को मैं लास्ट क्लास में करवा दिया था, डिस्कस कर लिया था इन बातों को हमने। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। देखिए रेस्पिरेशन में हमें क्या बातें करना है वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में आज हम बातें करेंगे। क्या बोला गया है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बाय विच द फूड इज बर्न इन द सेल ऑफ द बॉडी ऑफ द हेल्प टू द ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड और ऑक्सीजन सेल में पहुँचते हैं, और यहाँ से क्या होता है कि हमें उस फूड और ऑक्सीजन से उसकी बर्निंग होती है और हमें एनर्जी मिलता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं जिसको हम बॉडी के बाहर रिलीज़ कर देते हैं। इट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। और ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है जो कि मैंने ऊपर में लिखा है, ये सेल के एक मेन सेल ऑर्गेनेल में होता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर अभी तक आपने हमारे सेल वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो वो बेसिक लेक्चर है, आप उसे ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट को फॉलो करके। दिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एंड यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स, जिसका नाम है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी मॉलिक्यूल्स। तो मतलब क्या होता है कि देखिए एटीपी के हेल्प से हमें एटीपी जनरेट होती है, जिसको कि हम एज ए एनर्जी करेंसी के हिसाब से काम में लेते हैं। एनर्जी करेंसी के हिसाब से काम में लेते हैं। एनर्जी स्टोर होता है सेल के अंदर एटीपी के फॉर्म में, और जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम तोड़ करके वाटर के प्रेजेंस में हम एनर्जी को निकाल लेते हैं और फिर से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बना लेते हैं। तो ये रही कुछ बातें। अब हम बातें करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन मेनली जो है दो टाइप से होता है। एक है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक हमारा क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा हमारा है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर मैं आपको मोटा मोटा डिफरेंस बताऊं, क्या होता है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एन एरोबिक, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ की हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करते हैं, या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एक और बात है कि यहाँ पर जो एनर्जी होता है वो ज़्यादा मिलता है हमें, और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी मिलती है हमें वो बहुत ही कम मिलती है। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पर हमें वाटर एनर्जी मिलता है। एनर्जी यहाँ भी मिलता है मगर उसकी मात्रा थोड़ी कम होती है। तो ये है एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ मेन डिफरेंस। आपको पूरा का पूरा नहीं चाहिए होता है, आप बस इतना इस पढ़ोगे तो आपके काम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कि किस तरह से ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में टूटता है पायरुविक एसिड और एनर्जी के फॉर्म में, और इस एनर्जी को हम अपने काम में लगाते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब अगर ऑक्सीजन ठीक ठाक प्रेजेंट रहा तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक होगा, जो कि हम इसको फिर बॉडी से बाहर निकाल देंगे और इसे हम काम में ले लेंगे। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और जहाँ पर कि हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाएंगे और हमें एनर्जी बहुत ही कम मिलेगी। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये हमारे मेनली मसल सेल में होता है, और ये कहाँ होता है? मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हमारे बॉडी में नहीं होता है, ये फंगस की बॉडी में होता है, ईस्ट की बॉडी में होता है, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जहाँ की इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है और साथ में कुछ हमें एनर्जी भी मिलती है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ चुका है 2015 के फेज़ 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, मसल फैटिक हो जाती है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। किसके एक्यूमुलेशन से मसल फैटिक हो जाते हैं? तो मैंने अभी बताया आपको कि लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से मसल जो है वो वीक मसल फैटिक हो जाता है। तो ये रहा हमारा आंसर ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़े से भी वीडियोज़ को अगर थ्रू आउट अगर आप फॉलो कर रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को, तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में हम बातें करेंगे, जहाँ पर कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो ये एक ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है, तो ये काफ़ी सारे ऑर्गन से मिलकर बने हुए होंगे।
तो यहाँ पर आप देखिए द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेशन सिस्टम इज नॉस्ट्रिल। तो फर्स्ट मेन ऑर्गन क्या है, नॉस्ट्रिल है। नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्राकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल, लंग्स एंड डायफ्राम। तो ये जो नेजल कैविटी है और ओइसोफेगस तो काम का हमारा एपिग्लोटिस, ट्राकिया, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो लेरिंग्स, फेरिंग्स, ये वाला पाइप को कहते हैं ट्राकिया, और ये पूरे को कहते हैं हम लोग लंग्स। लंग्स में कुछ कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, इस तरह से होते हैं ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में होता है बलून शेप स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं एल्वियोलाई। मैं इसको आपको डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, ये लंग्स के कुछ पार्ट हैं। लंग्स के नीचे एक डोम शेप का ये स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं डायफ्राम। ये क्या है, हमारा डायफ्राम है। इसके मदद से ही बॉडी में ऑक्सीजन या फिर एयर का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। अब अगर आप देखो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को देखो ध्यान से, या ब्रीदिंग को देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को, तो यहाँ देखोगे एयर इंटर थ्रू नोस्ट्रिल। तो आपके नोज से एयर बॉडी में इंटर हो रहे होते हैं। नोज़ में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं। किस चीज़ को ट्रैप कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को, जो कि एयर में है उनको ट्रैप कर लेते हैं, ताकि आपके लंग्स तक डस्ट पार्टिकल ना जाए और आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम ना हो। देन पास थ्रू द फेरिंग्स, तब जाकर के उस एयर को नोज से लेने के बाद फेरिंग्स में भेज दिया जाता है। ये रहा फेरिंग्स, कलर को बदल कर दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिखाई पड़े। फिर उसको कहाँ पर भेज दिया जाता है, फेरिंग्स में भेज दिया जाता है। फेरिंग्स से होने के बाद वो कहाँ जाएगा, लेरिंग्स में। फेरिंग्स के ठीक नीचे क्या है, लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम एक और नाम भी देते हैं, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। साउंड बॉक्स भी बोला जाता है लेरिंग्स को। फिर लेरिंग्स के बाद वो एक लॉन्ग इस टाइप के पाइप में चला जाएगा, जो क्या है, ट्राकिया। ये क्या है, ट्राकिया। ट्राकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकाई, और उसके बाद अल्टीमेटली वो कहाँ चले जाएंगे, लंग्स में। ट्राकिया हैज़ रिंग ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट फ्रॉम द कोलेप्सिंग वेयर द इंटर इनटू द एयर ऑफ द ट्रैकिया। मतलब क्या, देखिए कि ट्राकिया को अगर आप ध्यान से देखो तो इस यहाँ से एयर को पास करना है, मगर आप अगर यहाँ ध्यान से देखो, मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पर रिंग्स होंगे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होंगे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और इन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम है कि ये मेनली ट्राकिया को कोलैप्स नहीं होने देते हैं जब यहाँ से एयर पास करती है तब। तो मेनली कोलैप्स नहीं होने देते जब यहाँ से एयर पास करती है तब। तो द ब्रोंकाई डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्यूल्स कर ब्रोंक्यूल। तो पहले ये ट्राकिया है, ये ट्राकिया आगे जाके होगा डिवाइड ब्रोंकाई में, फिर वो डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल में। तो पहले ये क्या हुआ, ब्रोंकाई, फिर क्या हुआ, ब्रोंक्यूल, विच एंड ए टाइनी सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। फिर वो प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल, और लास्ट में आएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो लास्ट में डिवाइड होती है तो ये क्या बन गया, ये बन गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में इस तरह के गुच्छे होंगे, लाखों की संख्या में यहाँ पर छोटे छोटे बलून शेप स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो इसको हम कहेंगे एल्वियोलाई, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये गुच्छे बहुत सारे हैं, एक को मैंने यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। द एल्वियोलाई इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स थ्रू विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। द एल्वियोलाई हेल्प इन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि एल्वियोलाई को अगर आप देखो यहाँ ध्यान से, तो जो एल्वियोलाई है, आप मान लो ये एक एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई के ठीक पास में बिल्कुल इसके साथ ब्लड वेसल्स होते हैं। और आपके बॉडी में आपने जो ऑक्सीजन लिया रेस्पिरेशन के टाइम में, ब्रीदिंग करके आपने जो ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन को एल्वियोलाई क्या करेगा, ब्लड को दे देगा। और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स घूम रहे थे, रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बने हैं, उसको ये लंग्स को दे देगा, और लंग्स इसे बॉडी के बाहर एक्सेल कर देगा। तो ये काम होता है मेनली किसका, एल्वियोलाई का, ठीक है। अगर हम बातें करें यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बहुत ही आसान है, आपको बस चीज़ों को समझना है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के लिए मेनली जो डायफ्राम है ना, ये डायफ्राम यही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में डायफ्राम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रीदिंग का मतलब, अगर आपको, ब्रीदिंग के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब एयर का बॉडी के अंदर आना, ब्रीद इन मतलब एयर का बॉडी के अंदर आना, तो ये क्या है, तो ये है इनहेलेशन, एयर का बॉडी के अंदर आना। तो अगर एयर का बॉडी के अंदर आना है, तो ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम, अगर एयर को अंदर आना है मतलब अंदर में प्रेशर कम होना पड़ेगा।
अगर अंदर में प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर, अगर अंदर प्रेशर कम है, अगर अंदर प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तभी तो एयर अंदर आ पाएगा। अब प्रेशर को कम करने के लिए हमें अंदर के वॉल्यूम को बढ़ाना होगा। प्रेशर को कम करने के लिए हमें अंदर के वॉल्यूम को बढ़ाना होगा। तो अंदर के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ध्यान से समझिए, डायफ्राम, सॉरी मैं तो गलत बोल गया लगता है, मैं यहाँ क्या देखिए, ब्रीद इन के लिए क्या बोला गया, डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा बिल्कुल और मूव डाउनवर्ड, और ये नीचे की तरफ चला जाएगा। डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की ओर आ जाएगा। तो ब्रीद इन करने के लिए डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसको याद रखना है बस कि ब्रीद इन के टाइम डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, और ब्रीद आउट के टाइम में आपको इस वॉल्यूम को कम करना है और प्रेशर को बढ़ाना है। वॉल्यूम को कम करना है और प्रेशर को बढ़ाना है, तो डायफ्राम मसल रिलैक्स करेंगे और ये ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा और बॉडी से एयर बाहर निकल जाएगा। तो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, ब्रीद इन के टाइम में, और ये कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। और डायफ्राम में रिलैक्सेशन कब होगा, एक्सेलेशन के टाइम में, जब आप ब्रीद आउट करोगे तो, और ये ऊपर उठ जाएगा और प्रेशर लंग्स के अंदर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यही बात है, यहाँ पर बोला गया, आप अगर ध्यान से देखो, व्हेन द ब्रीद इन एयर द मसल ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीदिंग टाइम में डायफ्राम के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और वो मूव करेगा डाउनवर्ड, और चेस्ट की जो कैविटी होती है वो एक्सपेंड कर जाएगी और उसमें प्रेशर कम हो जाएगी और एयर अंदर चले आएंगे लंग्स के अंदर। और जब ब्रीद आउट करना है हमें एयर का, तो डायफ्राम के मसल में रिलैक्सेशन होगा और ये मूव करेगा अपवर्ड, और चेस्ट की जो कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा और सारे गैस बाहर चले जाएंगे। तो यही है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जहाँ पर कि डायफ्राम मसल्स हेल्प करते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को जरा देख लिया जाए। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एनडीए 2018 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट टेक पार्ट इन प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो कौन से पार्ट ब्रीदिंग में पार्ट नहीं लेते, टेक पार्ट नहीं करते। डायफ्राम तो बिल्कुल ले रहा था, ब्रोंकाई लंग्स का पार्ट ये भी लेगा, ट्राकिया लंग्स का पार्ट ये भी लेगा, बोमन कैप्सूल किडनी का पार्ट है, तो किडनी का पार्ट है, तो ये टेक पार्ट नहीं करेगा ब्रीद इन या ब्रीद आउट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सॉरी, बोमन्स कैप्सूल। कितने इजी क्वेश्चन से आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब हमने क्या करा, हमने क्वेश्चंस को कर लिया, इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी कर लिया। तो मैं अगर आपको यहाँ सिस्टम को दिखाऊँ, तो सिस्टम में सबसे पहले हमने किसे किया था, हमने डाइजेस्टिव को किया था, आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम 2 सिस्टम को करेंगे, तो अब हमारा नेक्स्ट है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बातें करी जाए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली हम पढ़ते हैं ब्लड को और हार्ट को। तो ब्लड को मैं यहाँ ब्लैंक साइड में पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको ब्लड को वहाँ पर भी समझा दूंगा कि क्या वहाँ पर बोला जा रहा है। तो मेनली आज हम पढ़ेंगे ब्लड को। देखिए मेनली ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, मेनली ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है फ्लूइड पार्ट और एक होता है सेलुलर पार्ट, इसको कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होते हैं वो लगभग 90% होते हैं, 90 to 92% होते हैं, 90 से लेके 92 तक, मगर मैं यहाँ पर 90% लेके चलता हूँ। सॉरी मैं तो थोड़ा गलत बोल गया। प्लाज्मा होते हैं 55%, उसके अंदर वाटर्स होते हैं 90%, और एक होता है फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर फिर से फर्दर 2 पार्ट, एक होता है वाटर जो कि लगभग 90% होता है, और एक होता है प्रोटीन। प्रोटीन में भी 3 पार्ट होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, जो कि आपका काम का नहीं है, आप इतना समझो तो ही आपका काम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आता है फॉर्म एलिमेंट में 3 पार्ट, एक होता है रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल, और एक होता है प्लेटिलेट। रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, मेनली ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके चलते हैं। और वाइट ब्लड सेल में 2 पार्ट होता है, ग्रेनुलोसाइट, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट।
ग्रेनुलोसाइट में 3 पार्ट, यूशनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और ए ग्रेनुलोसाइट में 2 पार्ट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। आपके काम का इतना नहीं है, आपके काम का यहीं तक है, तो आप यहाँ तक भी याद कर सकते हो। तो ये कुछ ब्लड्स के पार्ट हो गए, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इन पार्ट्स को आप छोड़ के नहीं आ सकते हो, इनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। चलिए अब बातों को आगे डिस्कस करा जाए। ट्रांसपोर्ट के लिए जो ऑर्गन है, मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम है, सही बात है, जिसमें ब्लड होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन और कैपिलरीज होते हैं, और साथ ही साथ हार्ट्स भी होते हैं। तो हार्ट को पढ़ना है, ब्लड को पढ़ना है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी को पढ़ना है। मैंने आपको अभी भी ब्लड को पढ़ा दिया। ब्लड क्या है, मेनली फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उनको भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा होते हैं, रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट होता है। प्लाज्मा में मेनली क्या होता है, पानी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वेस्ट वगैरह को ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, वाइट ब्लड सेल हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को, पैथोजन को किल करते हैं, और प्लेटलेट ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ से अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए कि प्लेटलेट का फंक्शन क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से कह दोगे कि इनका प्लेटलेट ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। वाइट ब्लड सेल मेनली हार्मफुल जो माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करते हैं। रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, तो रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, और प्लाज्मा क्या करता है, तो फूड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को लेकर के चलता है। तो ये हो गए किसके बारे में, ये हमारे ब्लड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको ब्लड के ऊपर 2-3 क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर दूं, फिर मैं आपके आर्टरी, वेन के बारे में बातें करूंगा। चलिए ब्लड को मैं बता दूं कि ब्लड क्या होते हैं। देखिए ब्लड से कुछ क्वेश्चन हैं। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए फेज 2 में। इन ब्लड प्लेटेट आर रिक्वायर्ड फॉर, प्लेटेट का क्या काम होता है। प्लेटेट मेनली तो अभी भी मैंने बताया था कि प्लेटेट क्या होता है, ब्लड के क्लोटिंग में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में भी नहीं, ब्लड क्लोटिंग में बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और डिग्रेडेशन ऑफ यूरिया में भी नहीं करता है। अच्छा, ये आर्टरीज और वेन से है, तो इसको मैं पहले आर्टरी वेन पढ़ा दूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए तो मैं आपको आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी पढ़ा देता हूँ। उसके लिए मुझे एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए, मैं लास्ट वाले स्लाइड में पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर एक स्लाइड को ऐड करके आपको पढ़ा देता हूँ। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया लगता है हार्ट। ये रहा हमारा हार्ट, तो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ। एक सेकेंड, इसके लिए थोड़ा सा मुझे आपको विजुलाइज कराना होगा चीज़ों को, तो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ। यहाँ पर मैं बनाता हूँ हमारे बॉडी को। तो ये है मान लीजिए हमारा बॉडी। अब ये छोटे छोटे वेसल्स में टूट जाएंगे। ये जो है मैंने बनाया ना, ये आर्टरी, वेन, मैं जो वैसे बनाया हूँ, ये छोटे छोटे वेसल्स में टूट जाएंगे। अल्टीमेटली जा करके कहाँ मिल जाएंगे, बॉडी में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हार्ट को कंप्लीट कर देता हूँ, और यहाँ से निकलेगा हमारा क्या, वेन। इसको ब्लू बनाना था, मैंने इस कलर से बना दिया। तो अब आप समझिए कि जो इधर में मैंने बनाया है इस पार्ट में, राइट साइड में, ये है हमारा आर्टरी। तो आर्टरी क्या करते हैं, आर्टरी मेनली कैरी करता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए इसको मैंने रेड कलर से दिखाया है। और इसके जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं, वॉल्स आर थिक। तो इनकी जो वॉल होती है वो मोटी होती है। और अगर मैं आपसे बातें करूं तो लेफ्ट साइड में जो लिखा है ये क्या है, तो ये है हमारा वेन। तो वेन मेनली कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, और इसके जो वॉल होते हैं वो थीन होते हैं। कैसे वॉल होते हैं, थीन वॉल, ठीक है। अब यहाँ पर यही आर्टरी है जो छोटे छोटे कैपिलरी में ब्रेक होता है। किसमें ब्रेक होता है, कैपिलरीज में ब्रेक होता है।
है ना। ये आर्टरी किस में ब्रेक होता है? कैपिलरी। यहाँ भी कैपिलरी होगा छोटा छोटा, तो यहाँ पर भी कैपिलरी। तो अब मैंने आपको आर्टरी, वेन और कैपिलरी पढ़ा दिया है। चलिए मैं आपको वो समझा दिया, ऊपर में पढ़ा देता हूँ बस, तो आपको आर्टरी, वेन और कैपिलरी भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आर्टरी के बारे में क्या बोला गया है। आर्टरी प्योर ब्लड को, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड को कैरी करेगा। हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आप देखो मैंने यहाँ पर आपको वही बताया कि आर्टरी मेनली क्या कर रहे हैं। ये है आपका हार्ट, ये है आपका हार्ट, और ये है बॉडी। तो ये हार्ट टू बॉडी लेके जाएगा और ये बॉडी टू हार्ट लेके जाएगा। ठीक है, चलो आगे चला जाए। फिर क्या बोला गया है, द थिक वॉल एंड डू नॉट हैव वल्व। तो इसकी जो दीवारें होती है वो मोटी होती है, उनके पास वल्व नहीं होते। और वेन के बारे में बातें करी जाए तो वेन इम्प्योर ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड को कैरी करेगा। और ये फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट, मतलब बॉडी के सभी पार्ट से ब्लड को हार्ट तक लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, द थीन वॉल, इनकी दीवारें पतली होती है और इसके पास वल्व भी प्रेजेंट होंगे। कैपिलरी क्या होते हैं? जो वेरी नैरो ब्लड वेसल्स है जो कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन। जो मैंने दिखाया आर्टरी और वेन से जो निकल रही है, आर्टरी वेन को जो कनेक्ट कर रहे हैं, वो होते हैं कैपिलरी। ये मेनली एक्सचेंज करते हैं फूड मटेरियल, क्योंकि दीवारें पतली होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो ताकि आसानी से चीज़ें एक्सचेंज हो पाए। तो मैंने आपको कैपिलरी, आर्टरी और आर्टरी वेन, और मैंने आपको कैपिलरी भी पढ़ा दिया है। आर्टरी, वेन और कैपिलरी मैंने आपको समझा दिया है। तो ये हमारा हो गया आर्टरी, ये हो गया वेन, और ये हो गया हमारा कैपिलरी। तो आर्टरी, वेन और कैपिलरी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है ना। चलिए अब मैं आपसे आगे बातें करता हूँ। कहाँ गया, ये रहा ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने स्किप करके चला गया था मैं, क्योंकि अभी तक हमने कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा था, इसलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ। 2015 के फेज 2 का ये क्वेश्चन है, इजिप्ट एंशिएंट ममीज कैन बी फाउंड टू हैव देयर आर्टरीज इंटेक्ट ड्यू टू वेल प्रिजर्व। तो देखिए मेनली इसके इलास्टिक फाइबर्स के होने की वजह से हम इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और कुछ खास बात नहीं है, जो कि ऐसे बातों को आपको याद रखना होता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बातें करेंगे हार्ट के बारे में। देखिए हार्ट के बारे में बातें करने से पहले, हार्ट और डबल सर्कुलेशन है और लिम्फ है, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और ये थोड़ा बड़ा पार्ट है, क्योंकि हार्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है। तो मैं अभी इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले आप ब्लड को और बाकी पार्ट्स को ध्यान से समझें, पढ़ें, क्योंकि अगर ब्लड को और बाकी पार्ट्स को नहीं पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर रख करके आपको बताना ज़्यादा बेटर होगा, या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा होगा, और ताकि आपको समझ में आए। हमारा मोटिव तो यही रहता है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलें। और आप अगर हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो आप विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आप विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ ऑफलाइन में भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर भी टाइम टू टाइम बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आते रहते हैं। तो आप उन्हें भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये सभी PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पर कि मैं आपको ये सभी PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसके बाद हम बातें करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट के बाद कुछ बातें हम करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, किडनी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप किडनी को नहीं समझोगे तो काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। तो शायद मैं एक ही लेक्चर में हार्ट को, किडनी को, दोनों को कंप्लीट कर दूं। तो देख लो जरा और कोई क्वेश्चन है अगर करने लायक तो उसे कर लिया जाएगा। ये रहा एक क्वेश्चन मिल चुका है मुझे। रेड ब्लड सेल्स हैव, क्या बोला गया है? रेड ब्लड 2017 का एक क्वेश्चन है। रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, सही बात है। नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो रेटिकुलम, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया बट इंडिविजुअल रेटिकुलम इज प्रेजेंट। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि न्यूक्लियस भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ भी नहीं होते, जगह खाली होता है ताकि ऑक्सीजन को अच्छे से ये लोग कैरी कर पाए। अच्छा, ये हार्ट से क्वेश्चन है, लब डब साउंड के बारे में। मैं आपको हार्ट जब पढ़ाऊंगा तो यहाँ समझाऊंगा। और भी क्वेश्चंस है, मैंने सभी क्वेश्चंस को रखा है ताकि आपको आइडिया लग पाए कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो एक और लेक्चर लूँगा मैं, जहाँ पर कि मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को ख़त्म करूँगा। एक और लेक्चर में मैं इन तीन को ख़त्म कर दूँगा। तो और 2 लेक्चर आने वाले हैं, जहाँ पर इस पूरे को मैं ख़त्म कर दूँगा और आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
Learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.